बेसिकली एक फील्ड होती है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के आसपास। किसके 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 आसपास? पॉजिटिव चार्ज के आसपास। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करें, क्या करें? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव चार्ज अगर कंसीडर करें, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्लस क्यू से। किससे? प्लस क्यू से। तो इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास, इस पॉजिटिव चार्ज के आसपास होगा क्या? एक फील्ड होगी। क्या होगी? एक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज के आसपास क्या होगी? फील्ड, स्फेरिकल शेप में। किस शेप में? स्फेरिकल शेप में, ठीक है। तो इस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस फील्ड को बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब, जैसे मान लो कि आपके पास एक चार्ज प्लस क्यू है, या फिर मैं मान लो एक पॉजिटिव चार्ज हूं। क्या हूं? पॉजिटिव चार्ज। मेरे चारों तरफ एक फील्ड बनी है। क्या बनी है? फील्ड, ठीक है। क्या बनी है? एक फील्ड। उस फील्ड को मैं कह रहा हूं इलेक्ट्रिक फील्ड। किससे बनी है? पॉजिटिव चार्ज से। मैं कैसा चार्ज हूं? पॉजिटिव। और मेरे चारों तरफ क्या बनी है? एक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब होगा क्या कि आपके पास फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर जगह सेम तो रहेगी नहीं, मतलब फील्ड की इंटेंसिटी जो है सेम तो रहेगी नहीं। कहने का मतलब मेरे पास, मेरे सबसे करीब इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, थोड़ी दूर जाऊंगा तो इंटेंसिटी कम होती जाएगी, इन्फिनिट पे इंटेंसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर मेरे चारों तरफ फील्ड है तो वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी? डिस्टेंस पे। कहने का मतलब चार्ज से जितना दूर जाता जाऊंगा, जितना दूर जाता जाऊंगा उतनी इंटेंसिटी कम होती जाएगी, और जितना पास आता जाऊंगा उतनी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो इसीलिए ही फील्ड को तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जब बात करते हैं वैल्यू की, जब बात करते हैं इसको कैलकुलेट करने की, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। बहुत बढ़िया, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं ई से। किससे बेटा? ई से। इसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मैं रिप्रेजेंट करता हूं कैपिटल ई से। अब ये ई जो है ये एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मैंने क्यों बोला? क्योंकि अगर मैंने मान लो वेक्टर क्वांटिटी कहा तो इसकी क्या होगी? डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैंने कहा कि दैट इलेक्ट्रिक फील्ड it is a vector quantity, it is a वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी अगर है तो यहां पे हमारे पास क्या होगा कि इसकी क्या होगी? डायरेक्शन। और वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड। कैसी होती है? चार्ज से आउटवर्ड, मतलब पॉजिटिव चार्ज से निकलती है बाहर की तरफ। समझ आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड, ठीक है। अब यहां तो आपने इसके डायरेक्शन देख ली कि पॉजिटिव चार्ज से आउटवर्ड है, लेकिन कहां जाके रुकती है? कहां जाके रुकती है, या फिर कहां से कहां बोलोगे आप? अभी तो आपने बोल दिया कि फ्रॉम पॉजिटिव, आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल रही है, ठीक है। लेकिन कहां जा रही है बाहर निकल के? तो जा रही है टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। कहां जा रही है? टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब जो डायरेक्शन होती है ना किसकी? इलेक्ट्रिक फील्ड की, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, प्लस क्यू टू माइनस क्यू। समझ आ गया? प्लस क्यू टू माइनस क्यू। अब यहां पे क्या हो रहा है? अगर मैं इसको मिटाऊं और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर बात करूं, तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ एक स्पेस जनरेट होता है, होता है नहीं होता? उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी एक पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ क्या जनरेट हो रहा है? स्पेस। उस फ्री स्पेस को क्या बोला गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, और डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। बहुत बढ़िया।
अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से। तो यहां पे इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब मैंने वेक्टर का यहां पे साइन लगाया है ई के ऊपर, तो मुझे क्या लिखनी चाहिए? डायरेक्शन। ये तो क्या है? मैग्नीट्यूड। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है? सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो मुझे क्या लिखनी चाहिए? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन होगी आर कैप, आर कैप। यहां पे आर कैप को क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर क्या बताता है? किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन, किसी वेक्टर की डायरेक्शन। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1। क्या होता है? 1। इसीलिए ही जब आप मैग्नीट्यूड निकालते हो तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाता है, बाकी जो वैल्यूज होती हैं वो उसमें पुट करके आप फाइनल आंसर कैलकुलेट कर लेते हो। नहीं आया समझ? आ गया? ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि अगर पॉजिटिव चार्ज एक क्यू है, एक पॉजिटिव चार्ज क्यू है, और अगर मैं इसके चारों तरफ एक फील्ड बनाता हूं, क्या है? फील्ड। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ मैंने एक स्पेस बनाया, स्फेरिकल स्पेस। उस स्पेस को मैंने कह दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मान लो कि इस पॉजिटिव चार्ज से कुछ डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, जिस दूरी को हमने रिप्रेजेंट करा है आर से, किससे रिप्रेजेंट करा है? आर से। कुछ दूरी पर एक पॉइंट है पी, एक पॉइंट है पी। मुझे इस पॉइंट पी पे इस चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या निकालनी है? इंटेंसिटी। मुझे इस पी पॉइंट पे इस चार्ज से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या निकालनी है? इंटेंसिटी। तो अब मैं क्या करने वाला हूं? अब आपको यहां से दिख रहा होगा कि अगर मैं फॉर्मूला पुट कर देता हूं E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू आ जाती है। क्या आ जाती है? वैल्यू। अभी मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं वेक्टर का साइन नहीं लगाऊंगा। तो E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब बेसिकली ये जो Q है ये क्या है? कौन सा वाला? जो चार्ज रखा हुआ है कहां पे? बीच में। इसकी वैल्यू, फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू 2 कूलम है, तो क्या हो जाएगा? 2k अपॉन आर स्क्वायर। आर आपको कुछ भी मिल सकता है, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर। अब हो क्या रहा है? अगर मैं मान लूं कि k जो है वो कांस्टेंट है, k की वैल्यू क्या होती थी? ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। k जो है वो क्या है? कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमारे पास होती थी 9 × 10⁹ क्या होती थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। होती थी नहीं होती थी? ठीक है। तो दोस्तों हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू आई वो आई के क्यू बाय आर स्क्वायर। अब के भी कांस्टेंट है और क्यू की एक स्पेसिफिक वैल्यू अगर हम ले लेते हैं तो क्यू भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो ई जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आर स्क्वायर पे। ई जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आर स्क्वायर पे। तो अगर ई आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब ये कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा चार्ज से, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे चार्ज से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। बहुत बढ़िया। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। ये हमने यहां से सीख लिया है। अब अगर मान लो कि आपके पास चार्ज से आप इन्फिनिट डिस्टेंस पे चले जाओ, कहां चले जाओ? इन्फिनिट डिस्टेंस पे। तो अगर आप चार्ज से इन्फिनिट डिस्टेंस पे जाते हो तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिट। और 1/∞ क्या होता है दोस्तों? 0। तो दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इन्फिनिट क्या होती है? 0। एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी। समझ आ रहा है? ठीक है। अच्छा, बेसिकली मैं कल आपसे एक बात कर रहा था कूलम फोर्स के बारे में। किसके बारे में? कूलम फोर्स के बारे में। कूलम फोर्स का फॉर्मूला अगर आप बताओगे तो बेटर रहेगा। क्या होता है? के, ठीक है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाय, ये क्या होता है हमारे पास?
कूलम्स फोर्स का फॉर्मूला, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोल सकते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर हम यहाँ पे बात करें कूलम फोर्स की या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो हमारे को देखने को मिल रहा है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या है यहाँ पे? आर। ठीक है, ये जो हमारे पास के है, ये जो के है हमारे पास, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। बेसिकली इसका मतलब क्या है और यहाँ पे इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? मैंने कल आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था के का। मैंने यहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया था, अगर मैं इसको मिटा दूं, ये लिख लिया आप लोगों ने? अगर मैं यहाँ पे के की वैल्यू लिखूं तो के की वैल्यू अगर आप बताओगे तो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है? परमिटिविटी ऑफ, क्या होती है ये परमिटिविटी? क्या मतलब है इसका परमिटिविटी का? परमिटिविटी का मतलब क्या है? क्या होती है ये परमिटिविटी? बता सकते हो आप? परमिटिविटी का मतलब अगर मैं आपको समझाऊं सिंपल लैंग्वेज में, तो इसका मतलब होता है मीडियम में लगने वाला एक ऑब्स्ट्रक्शन। मीडियम में लगने वाला एक ऑब्स्ट्रक्शन। कहने का मतलब ये कि आपके पास फॉर एग्जांपल दो चार्ज रखे हुए हैं किसी एक मीडियम में। यह आपके पास क्या है? मीडियम। यहां पे मैंने दो चार्ज पुट कर दिए इस मीडियम में, इस मीडियम में। अब आपको पता है कि भाई चार्ज अगर दो है तो दोनों चार्जेस में आपस में क्या लगेगा? फोर्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की रिपल्शन? रिपल्शन। बहुत बढ़िया। अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो रिपल्शन। अब आपको पता है कि दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। ठीक है, और वो फोर्स ऑफ रिपल्शन Q1 Q2 बाय इनके बीच का डिस्टेंस कितना? जो भी आपके पास डिस्टेंस दे रखा होगा R। अब अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे K का जो मतलब है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट का क्या मतलब है? एप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहाँ पे अगर फ्री स्पेस की बात कर रहा हूँ या फिर मैं बात कर रहा हूँ एयर की, किसकी? एयर की, या फिर वैक्यूम की। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपसे कि परमिटिविटी, तो परमिटिविटी का मतलब ये कि अगर इन दोनों में फोर्स लगेगा तो उस फोर्स को अपोज करने के लिए एक ऑब्स्ट्रक्शन काम करेगी। मतलब अगर आप एक चार्ज पार्टिकल हो और मैं एक चार्ज पार्टिकल हूं, तो हमारे बीच में मीडियम है, तो मीडियम क्या करेगा? हमारे फोर्स को लगने से रोकेगा। हमारे बीच में एक फोर्स को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन को लगने से क्या करेगा? ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। ठीक है, बाधाएं पैदा करेगा। क्या करेगा? बाधाएं पैदा करेगा। उस ऑब्स्ट्रक्शन को मैं क्या बोलता हूं? एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कब बोलूंगा? जब वो ऑब्स्ट्रक्शन किसकी होगी? वैक्यूम की। अब अगर मान लो कि वैक्यूम की जगह कोई मीडियम है, फॉर एग्जांपल वैक्यूम की जगह वाटर है, ग्लास है, ठीक है, कोई भी मीडियम आ गया, ठीक है, तो उसमें एप्सिलॉन नॉट नहीं रहेगा, वो रहेगा एप्सिलॉन। क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन। तो यहाँ पे के की वैल्यू चेंज हो जाएगी और के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन। 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसीलिए ही जैसे जैसे मीडियम चेंज होता है, जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा वैसे वैसे एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज होगी। अब एयर के एप्सिलॉन से ज़्यादा ग्लास का एप्सिलॉन है, ग्लास की परमिटिविटी है, वाटर की परमिटिविटी है। इसलिए ही अगर परमिटिविटी ज़्यादा होगी तो के की वैल्यू कम आएगी, और अगर के की वैल्यू कम आएगी तो फोर्स भी क्या होगा? कम। फोर्स भी क्या होगा? कम। तो इसलिए जैसे जैसे मीडियम डेंसर होता जाता है फोर्स कम होता जाता है। समझ आ रहा है दोस्तों? तो यहाँ पे आपको क्या पता लगा? यहाँ पे अंदर की बात पता लगी कि जैसे जैसे मीडियम जो है वो डेंसर होता जाएगा वैसे वैसे फोर्स कम होता जाएगा। तो फोर्स जो है वो भी किस पे डिपेंड करता है? मीडियम पे। क्योंकि मीडियम क्या करता है? मीडियम चार्ज पे लगने वाले दोनों चार्जेस पे लगने वाले आपस में फोर्स को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, और वो जिस तरीके का मीडियम होगा उस तरीके की वैल्यू आपको परमिटिविटी की मिलेगी। ये लिखो।
हो गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी क्या आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी क्या आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि अगर के की बात करूं तो के इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, होगा नहीं होगा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो जैसे जैसे मीडियम चेंज होगा वैसे वैसे एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज होगी। के डैश अगर मीडियम बदल जाएगा तो के डैश इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन बढ़ गया, के की वैल्यू कम हो गई, और अगर के की वैल्यू कम हो गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे। जैसे जैसे मीडियम डेंसर होगा वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। समझ आ रहा है? तो इसलिए ही के का यूज़ हमें यहाँ पे आपको पता लग गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो हमारे पास फॉर्मूला है वो आया KQ/R²। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। समझ आ रहा है? ठीक है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दूँ तो आप न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे।
क्या वैल्यू आई? ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल आपको दे रखा है, कितना डिस्टेंस दे रखा है? 40 सेंटीमीटर। एक चार्ज आपको दे रखा है 2 कूलम का, और इसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट हो रही है। आपको 40 सेंटीमीटर पे क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट पी पे। तो E इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या लगेगा? के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास के की वैल्यू क्या है? क्यू, क्या लिख सकते हो? क्लियर है? कितनी वैल्यू आएगी? और यूनिट क्या होगी इसकी? सोचो। न्यूटन पर कूलम। ठीक है, 1.12 न्यूटन 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर कूलम। क्या है आपके पास? किसकी वैल्यू आई? इलेक्ट्रिक फील्ड की। अच्छा, ये तो आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया, मुझे इसको डायरेक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर की फॉर्म में, क्योंकि आप जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मैं इसको डायरेक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा तो ई वेक्टर कितना आ जाएगा? 1.12 इंटू 10 टू द पावर 11 न्यूटन पर कूलम। क्या, कैसे लिखूंगा? क्या हम इस पॉइंट को ओ मान लें जहां पे चार्ज रखा हुआ है? क्या हमें इंटेंसिटी ओ से पी पे निकालनी है? कहाँ निकालनी है? ओ से पी पे। क्या लिख सकता हूं? ओ पी कैप। ओ पी कैप बता रहा है? ओ पी कैप का मतलब ओ से पी तक की डायरेक्शन। तो ये आपके पास क्या आ गई? इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वेक्टर फॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वेक्टर फॉर्म। तो ये तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बता दिया मैंने। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ।
जिसमें हमारा एक ऐसा फॉर्मूला जनरेट करें जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाए और फोर्स भी आ जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ जाए और फोर्स भी आ जाए, मतलब ई और एफ दोनों आ जाए। कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी वो क्या थी, के क्यू बाय आर स्क्वायर। यहां से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुकी थी। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला था वो क्या था, के क्यू बाय आर स्क्वायर, आर समझ आ रहा नहीं आ रहा, ठीक है। E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर और F इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, क्या मुझे ये वाली वैल्यू पता है किसके बराबर है, E के बराबर। तो यहां से मैं F इज इक्वल टू के स्मॉल क्यू को एक साथ ले लेता हूं, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, F इज इक्वल टू क्यू ई, F इज इक्वल टू क्यू ई। समझ आ रहा है। इसका मतलब ये कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है उसके चारों तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। मान लो फॉर एग्जांपल अब इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक चार्ज रखा है क्यू, स्मॉल क्यू, कितनी दूरी पे, आर डिस्टेंस पे। कितनी दूरी पे, आर डिस्टेंस पे। यहां से तो मैं फोर्स निकाल सकता हूं के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर से। अब मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, मान लो क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे निकलेगी, F इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्यू बाहर रख लिया तो F का फॉर्मूला क्या है, क्यू ई। F का फॉर्मूला क्या है, क्यू ई। अब ये जो क्यू है ना, ये क्यू वो वाला चार्ज है जिस चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। ये वाला चार्ज नहीं है, ये वाला चार्ज है। कौन सा वाला, ये वाला सेंटर वाला। समझ आ रहा है। इसके चारों तरफ क्या, इसके चारों तरफ क्या जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसलिए जब हमारे पास फोर्स की टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से क्या आ जाएगी दोस्त, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। समझ आ गया। अब तुम यहां से यूनिट निकाल सकते हो, क्या होगी यूनिट, न्यूटन पर कूलम। समझ आई, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट अब समझ आ गई। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर आया, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस का मतलब ये जो फॉर्मूला है ये आप हर जगह यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हर जगह मतलब सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है वो उन चार्जेस पे यूज होगा जो चार्ज कहाँ पे है, रेस्ट पे। कहाँ है, रेस्ट पे। मतलब मूविंग चार्जेस, अगर चार्ज मूव कर रहा है, दो चार्ज में से अगर एक भी चार्ज मूव कर रहा है या दोनों चार्ज मूव कर रहे हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। लिमिटेशन क्या है कूलम लॉ की, कि सबसे पहले कि आप जो चार्ज कूलम जो फोर्स जो लॉ है, कूलम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर चार्जेस विच आर एट charges which are at rest, which are at rest.
समझ आ रहा है? दूसरी चीज, ये जो फॉर्मूला है ये उन चार्जेस के लिए वैलिड है जो कि रेस्ट पे है। दूसरी चीज क्या बोली मैंने कि ये उन चार्जेस के लिए वैलिड है जिन चार्जेस की शेप एंड साइज रेगुलर है। क्या है? रेगुलर। इररेगुलर वे में जो चार्जेस आपके पास है जिनकी शेप एंड साइज इररेगुलर है उनके लिए वैलिड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन आया और उस क्वेश्चन में बोला गया कि स्फेरिकल चार्ज, यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज। यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज का मतलब हर जगह से वो स्फेयर है और यूनिफॉर्म है, मतलब जितनी डेंसिटी आपके पास, ये आपके पास मान लो फॉर एग्जांपल ये स्फेरिकल चार्ज है प्लस क्यू। कैसा चार्ज है? स्फेरिकल। समझ आया? ठीक है, ये स्फेरिकल चार्ज है तो जितनी डेंसिटी यहाँ है उतनी डेंसिटी यहाँ है, जितनी डेंसिटी यहाँ है उतनी डेंसिटी यहाँ है, उतनी डेंसिटी यहाँ है। कैसा फॉर्म है? यूनिफॉर्म। कैसी फॉर्म है? यूनिफॉर्म चार्ज, यूनिफॉर्म स्फेरिकल चार्ज। तो इसका मतलब कूलम लॉ किसके लिए वैलिड है? जो चार्जेस रेगुलर शेप और साइज के हो। इट इज वैलिड फॉर रेगुलर साइज एंड शेप फॉर चार्जेस, शेप ऑफ चार्जेस। ये आपके पास क्वेश्चन बन सकता है क्या? आपके पास क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि कूलम लॉ इज वैलिड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें से एक ऑप्शन आपको दे रखा होगा इट इज वैलिड फॉर द चार्जेस विच आर एट रेस्ट। कौन सा ऑप्शन लगाओगे? रेस्ट वाला। समझ आ रहा है? अगर चारों में से अगर मान लो कोई एक ऑप्शन आ जाए जिसमें बोला जाए द कूलम लॉ इज वैलिड ओनली फॉर द फॉलोइंग, फॉर द फॉलोइंग, ठीक है, तो आप कौन सा टिक लगाओगे? जो चार्ज पार्टिकल साइज, जिस चार्ज पार्टिकल का साइज और शेप क्या हो? रेगुलर, इरेगुलर फॉर्म में वो ना हो। समझ आ रहा है? तो ये दो आपके पास लिमिटेशंस है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो। लिख लिया? ठीक है। मैंने आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू लिखवाई थी 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 लिखवाई थी ना? ठीक है। वैसे ही अब हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स पे। किस पे? कुछ न्यूमेरिकल्स पे। अगर मैं आपको न्यूमेरिकल दूं, थ्री पॉइंट चार्जेस
आपके पास यहाँ पे एक स्क्वायरिकल शेप है और उस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे 4 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड किए गए हैं। पहला चार्ज क्या है 2 माइक्रोकूलम, दूसरा -5 माइक्रोकूलम, तीसरा ठीक है, चौथा -5 माइक्रोकूलम। मतलब दो चार्ज जो है सेम है, दो चार्ज सेम है। एक सेंटर पे, स्क्वायर के सेंटर पे एक चार्ज रखा हुआ है जिसकी वैल्यू क्या है 1 माइक्रोकूलम। आपको इस 1 माइक्रोकूलम पे टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालो। आपको इस 1 माइक्रोकूलम पे क्या करना है, टोटल फोर्स कैलकुलेट। इस तरीके का कुछ फिगर बनेगा। 1 माइक्रोकूलम कहाँ प्लेस किया गया, सेंटर पे, निकालो। टेन टू द पावर -6 -6 बिल्कुल।
इतना टाइम लग रहा है? ये छोटा सा क्वेश्चन है। सीयूईटी में इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, और ये क्वेश्चन जो है, इधर देखो, हुआ ये क्वेश्चन जो है ना ट्रिकी है, ठीक है। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये दिमाग से ही सॉल्व हो जाएगा। अगर आप देखो तो QA और QC क्या है? सेम, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिखो दैट QA इज इक्वल टू QC, ठीक है। QD और QB क्या है? सेम, तो QB और QD क्या है? सेम। अच्छा मुझे बताओ कि QA जो है और QC जो है दोनों पॉजिटिव नेचर के हैं, QB जो है और QD जो है दोनों नेगेटिव नेचर के हैं। अच्छा बीच वाला चार्ज जो रखा हुआ है हमारे पास, ये वाला सेंटर पे, क्या ये वाला चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव है, ठीक है। तो मुझे बताओ जब A से मतलब चार्ज QA जो है इस 1 माइक्रोकूलम पे फोर्स लगाएगा, क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। कहाँ भेजेगा? दूर, इधर। इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं फोर्स बाय ए, FA, फोर्स बाय ए, FA। यह समझ आ गया? फोर्स बाय ए, FA। अब मुझे बताओ कि आपके पास C क्या करेगा? C भी इस पे फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? रिपेल करेगा। कहाँ? ऊपर, A की तरफ। तो आप क्या लिखोगे? फोर्स बाय C। अब D जो है, B की बात करते हैं, B माइनस में है और सेंटर पे पॉजिटिव है, अट्रैक्ट करेगा रिपेल करेगा? अट्रैक्ट करेगा। बहुत बढ़िया, मतलब FB। C D, अब किसकी बात करेंगे? D की। D इस पे फोर्स लगाएगा, फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव? अट्रैक्टिव। कहाँ करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? FD। क्या मुझे बताओ कि आपके पास FA और FC बराबर है कि अलग है? वैल्यू कैसी है दोनों की? सेम। मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा है? सेम, क्योंकि जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस क्या होगा? ये। जो डिस्टेंस ये है वही डिस्टेंस ये। आया समझ? तो इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस सेम है, इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस सेम है। ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, चारों डिस्टेंस कैसे? सेम है। तो फोर्स भी कैसे होंगे? अपोजिट फोर्स कैसे होंगे? सेम। मतलब FA किसके इक्वल होगा? FC के। FC के। आ नहीं आया समझ? FA किसके इक्वल होगा? FC के। माइनस FC के। किसके? माइनस FC के। समझ आया? क्यों? क्योंकि दोनों फोर्स कैसे हैं? इक्वल एंड अपोजिट। और FB भी क्या होगा? इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स FD। तो ये वाला फोर्स इससे कैंसिल, ये वाला फोर्स, टोटल फोर्स क्या है? 0। टोटल फोर्स क्या है? 0। नेट फोर्स 0। सिंपल। 4 ऑप्शन अगर आपको दे रखे हो, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हो, कुछ नहीं करना, डायग्राम बनाना है। आप फोर्स कैलकुलेट करने में लग गए, आपने गलती क्या करी? फोर्स कैलकुलेट करने में लग गए आप। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे क्या आता? ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मान लो 2 कूलम की जगह कोई दूसरा चार्ज होता, -2 होता, -4 होता, तब आपको कैलकुलेट करना पड़ता। नहीं आया समझ? आ गया? ठीक है। तो अब मतलब फिर बाद में फिर भी या D और B का कंसीडर करते हैं नहीं करते? B और D कैंसिल हो जाते? कैंसिल हो जाते हैं बिल्कुल। और सिर्फ फिर वो A और C का कंसीडर। मैं बताता हूँ आपको। आपने पूछा कि सर B और D ये दोनों कैंसिल हो जाते, दोनों कैंसिल हो जाते। अब यहाँ पे आपने बोला सर ये -2 है और ये +2 है। -2 वाला क्या करेगा? इसको खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये वाला, अब ये वाला क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा। नहीं आया समझ? भाई -2 वाला जो है आपके पास क्या करेगा?
-2 वाला क्या करेगा, यहाँ पे इसको अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ये अब दोबारा इसकी बात करेंगे, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। अब इसकी बात करेंगे तो ये वाला ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, भेजेगा ऊपर, रिपेल करेगा। दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। अब क्या कर दोगे आप, ऐड। तो एफ ए और एफ सी को क्या करोगे, ऐड। जितनी वैल्यू आएगी एफ ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, सर मतलब सॉल्व किया तो वो भी सही है कि जैसे उसमें माइनस कर दूंगा कि एफ बी में से एफ सी सेम बच्चे वहां पे आपको सॉल्व करने का टाइम नहीं मिलेगा। मिलेगा, लेकिन वैसे तो सही है ना। सुनो मेरी बात, देखो आप क्या कर रहे हो, सीयूटी की क्या कर रहे हो, सीयूटी की तैयारी। जब भी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो दो मेथड से तैयारी करते हो। एक पहला मेथड होता है, ठीक है, कि जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, जैसे जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, उस टॉपिक को डीपली पढ़ना, हर एक चीज़ लिखना, हर एक चीज़ पे फोकस करना। समझ आ रहा नहीं आ रहा, हर एक एक चीज़ पे फोकस करना, ठीक है। लेकिन जब आप किसी एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो, किसी कंपटीशन के लिए पढ़ते हो, ठीक है, जो कि कंपटीशन आपको क्रैक करना है छोटे से टाइम में, छोटे से टाइम स्लॉट में, ठीक है, तो आपको इतना टाइम नहीं है कि आप सारी चीज़ें कवर अप कर पाओ। कहने का मतलब, जैसे अभी मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया, तो अभी आप कैसे कर रहे थे इस क्वेश्चन को, हर एक चीज़ सॉल्व कर रहे थे, नहीं, आपको यहाँ पे माइंड गेम खेलना। माइंड गेम का मतलब कुछ आपने जिस तरीके का जो मैंने अभी तक पढ़ाया, क्या पढ़ाया, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे, सेम चार्ज रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, सेम चार्ज रिपेल। तो यहाँ पे बेसिकली होने यही वाला है कि आपके पास इसी ट्रिक पे फॉलो करनी है चीज़ें। अब डायग्राम बना था, तो डायग्राम जब बना तो हमारे पास डायग्राम में क्या था, अगर आप थोड़ा सा अगर माइंड लगाते, थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते, तो क्या था, क्वेश्चन वहीं का वहीं सॉल्व था नहीं था, क्वेश्चन वहीं का वहीं सॉल्व था। तो इस तरीके से आपको गेम खेलना है। अब मान लो फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको क्या बोला कि चार्जेस की वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है। अब चार्जेस की वैल्यू मान लो चेंज हो जाती है ना, चार्जेस की वैल्यू चेंज हो जाती है, कुछ नहीं करना, डायग्राम बनाना है, सबसे पहले देखना है कि कौन सा फोर्स कहाँ लग रहा है, डायरेक्शन निकालो, क्या निकालो, फोर्स की डायरेक्शन निकालोगे, डायरेक्शन निकालने से काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें वेक्टर में है, और वेक्टर क्या बोलता है, डायरेक्शन। वेक्टर किस पे खेलता है, डायरेक्शन पे। वेक्टर मैग्नीट्यूड पे बात नहीं करता, वेक्टर बात करता है डायरेक्शन पे, समझ आए। तो अगर आप डायरेक्शन निकाल लोगे तो आपको इजी रहेगा कि कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, कौन सी चीज़ें सब्ट्रैक्ट करनी है। अब यहाँ से एफ ए एफ सी के बराबर है और अपोजिट है, एफ बी एफ डी के बराबर है और अपोजिट है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट फोर्स क्या आएगा, 0। तो 4 ऑप्शन में से अगर आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हो, 1 2 0 4, तो क्या लगाओगे, 0। समझ आ गया। अब बेसिकली क्या है कि हमारे पास ये क्वेश्चन तो हो गया है। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में ना हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और वो प्रॉपर्टीज़ क्या कहती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में कि प्रॉपर्टी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके की होगी, ठीक है, वो देखते हैं। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम प्रॉपर्टी देखें, पहली प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कहती है, दैट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से शुरू होकर कहाँ खत्म होती है, नेगेटिव पे। तो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास क्या कह रही है प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड की। आपने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, पॉजिटिव चार्ज क्यू से निकल रही है, पॉजिटिव चार्ज क्यू से निकल रही है, कहाँ जा रही है, नेगेटिव में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो यही बनती है, दैट द इलेक्ट्रिक
लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। Basically, the electric line of force starts from positive charge to negative charge, positive charge to negative charge। क्वेश्चन अगर आता है आपके पास और बोला जाए दैट की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम विच चार्ज, तो क्या लिखोगे? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम एंड एट विच चार्ज, क्या लिखोगे? नेगेटिव चार्ज। एंड द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। बहुत बढ़िया, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब दूसरी प्रॉपर्टी जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की कहती है, वो कहती है दैट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कॉन्टिन्यूज है विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी ब्रेक। कहने का मतलब एक चार्ज से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, चार्ज से क्या निकली? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कॉन्टिन्यूसली निकलती रहेगी। कॉन्टिन्यूसली का मतलब चलती रहेगी, कहीं भी ब्रेक नहीं आएगा, कहीं भी ब्रेक नहीं आएगा। या फिर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये मुड़ेगी नहीं, क्या नहीं होगी? मुड़ेगी नहीं। क्या होती है? कंटिन्यूस। क्या होती है? कंटिन्यूस। तो आप क्या लिखोगे? दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गया, आर कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो ये दो प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, उसके बाद लिखो इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द कंडक्टर, इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। फॉर एग्जांपल ये कंडक्टर आपके पास मान लो स्फेरिकल कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? इसकी सरफेस के नॉर्मल, समझ आया? इसकी सरफेस के नॉर्मल। तो यहाँ पे हमारे पास आज का लेक्चर जो है एंड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड